एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज की जो क्लास देने वाले हैं बच्चों, तो आज की जो क्लास हमारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो है पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं उसे हम आज यहाँ पर फैक्ट क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पॉलिटी शुरू की, आप सभी जानते हैं कि इसकी लगातार आप लोगों को वीडियो मिल रही है, बैक टू बैक हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं पॉलिटी की, क्योंकि क्लास हम सिर्फ पॉलिटी की दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम बीच बीच में इस तरह से अपलोड करते रहेंगे वीडियो, कभी हिस्ट्री की कभी इसकी, जब आप लोगों की एक तरह से हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बखूबी आप लोगों को समझ में आएगा। तो बीच से नहीं शुरू करेंगे, आप पूरी पॉलिटी ही लेकर चलेंगे जहाँ पर डीपली सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, कहीं से भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ से ये क्वेश्चन छूट गया है, तो हम उसको ज़रूर आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं कि मैं हूं आपकी दोस्त, यानी आपकी टीचर, आपकी मैम तारा पटेल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ। आज की टॉपिक बता दें आप लोगों को, आपकी टॉपिक आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगी कि आज हम पढ़ाने हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसे हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने खत्म किया था, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर खत्म कर लिया है पॉलिटी में। संविधान, जहाँ तक हमें लगता है बहुत पहले मैंने संविधान की कुछ वीडियो अपलोड की थी। अगर लगता है कि आप लोगों को वो वीडियो थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो तो हम नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों तक, ताकि आप लोगों को समझ। फिलहाल यहाँ पर हम पॉलिटी पूरी तरह खत्म करेंगे। तो आज को हमने आप लोगों को बता दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर पढ़ाएंगे गाइस। तो आप लोगों को पता है कि बोर्ड पर हमने लिख दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर पढ़ाएंगे। दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक जो तथ्य हैं, कुछ उसके जो फैक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं, उसे बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझोगे तो पॉलिटी का पढ़ने का जो मज़ा होता है ना, तो आप तक नहीं पहुँचेगा। जब तक आप इस चीज़ों को थोड़ा सा इंजॉय करके नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा पॉलिटी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वो चीज़ हम फैक्ट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, जो पॉलिटी है आप सभी जानते हैं कि जितने भी अनुच्छेद जुड़े हैं, जितने भी संविधान जुड़े हैं, राज्य में जो भी होता है, केंद्र में जो भी होता है, उसे हम पॉलिटिशियन से जोड़ते हैं, यानी हम अपने पॉलिटी से जोड़ते हैं, राजनीति से जोड़ते हैं, वही चीज़ हमारा पॉलिटी होता है। तो उसी अनुच्छेद में से, संविधान में से आज हम लिए हैं एक टॉपिक, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जान लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों, DPSP कहते हैं। यानी फुल फॉर्म में इसका कहा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। क्या होगा एक बार फिर से बता देते हैं, बोर्ड पर लिख देते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा दोस्तों। देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, DPSP। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका यही मतलब होता है, मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व। जैसे हम अगर हम बीच में कहीं ये पढ़ाएं कि ये इसका नाम लेकर हम इसका कहें तो आप लोग समझ लीजिए कि हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं। कहीं पर हम कंजूसी कर दें ये बात बोलने में, तो राज्य की नीति हम कहीं पर ये नाम लेते हैं तो वही होगा। इसका मतलब इंग्लिश में हमने बता दिया, जो चीज़ वही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर फैक्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस लिए अपनाया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट करेंगे। देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कब बने ये भी जानेंगे। दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या था, कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लीजिए, इसके लिए क्या था सही और क्या था गलत। देखिए, ये उन उद्देश्यों की उल्लेखित करता है। ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये उन चीज़ों को उल्लेखित करते हैं जो राज्य के हासिल करने चाहिए। यानी जो उन चीज़ों का ये उद्देश्य इनका ये था कि उल्लेखित था जो राज्य को हासिल करने के लिए चाहिए था। दूसरा पॉइंट ये बढ़ता है यहाँ पर, ये हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं की वाणी प्रदान करता है। यानी ये हमारे देश के प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं की वाणी प्रदान करता है। इसी प्रकार के ये सिद्धांत देश के प्रशासनों के लिए आचार संहिता हुए, यानी जो प्रशासन होते हैं उनके सिद्धांतों के लिए ये आचार संहिता होता है।
अब देखिए नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, केवल ये फैक्ट आप लोग क्लियर करिएगा कि यहाँ पर हम जो क्लियर करने हैं ये बातें गौर से आप तक सुनाई दे। हम सिर्फ ऊपर जो पढ़ा है उसकी बात का थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन जो हम ये कह रहे हैं ये पेपर के लिए आप लोगों के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या होता है कि जब नीति निर्देशक तत्व के अनुदेश जो होते हैं, नीति निर्देशक के जो अनुदेश हैं ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यानी ये जो अनुदेश है इनके नीति निर्देशक तत्व केवल अनुदेश हैं। ये बात नोट कीजिए आप लोग, ये जो नीति निर्देशक तत्व है केवल अनुदेश है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इतनी फैक्ट क्लियर आया कि ये नीति निर्देशक हम किसे कहेंगे, नीति निर्देशक तत्व केवल अनुदेश है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यही नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। कितने में है यहाँ पर लिखते हैं। चलते हैं बोर्ड पर, अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। इतनी बात आप लोग सुन लिए होंगे तो आगे समझिए। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, भाग 4 में है। भाग 4 में है, इतनी बात समझ में आई। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 ये कब, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 1935 में। ये बात क्लियर रखिएगा कि 1935 अधिनियम में ये अपनाया गया। 1935 अधिनियम में ये अपनाया गया। इतनी बात यहाँ पर 1935 अधिनियम में अपनाया गया दोस्तों। तो ये जब अधिनियम अपनाया गया, अभी हाल में जब क्वेश्चन हमने ये एक पेपर देने गए थे तो हाल में एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रहा था। वहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरह से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को बता दें कि जब ये पूछता है, अभी थोड़ा सा भी क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी और कुछ बातें बता दें, तब वो बात आपको समझ में जब हम पेपर देने गए थे। देखिए ये अनुच्छेद 1935 में अधिनियम, देखो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच अधिनियम 1935 में अपनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और, ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। ये आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिखते। चलते हैं अपने पॉइंट पर, कुछ बातें आप लोगों को बता दें ताकि आप लोग उस तरह से कंफ्यूज न, जिस तरह से हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं पेपरों में। दोस्तों देखो ये जो हमने 1935 लिखे है अधिनियम, पेपर में जब हमने वहाँ देखा, पेपर में पूछा क्या था, पूछा ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या क्या देता है वहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर इस तरह से देता है। बच्चे वहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो आ भी गया, लेकिन कुछ बच्चे देखिए वहाँ पे ये देता है इस चीज़ को, देखिए ये चीज़ नहीं दिया गया था वहाँ पर। बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शनों में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर नहीं ये ऑप्शन दिखाई दिया, तो बच्चे क्या किए, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन इसमें से इनमें से कोई नहीं भी उसमें लिखा गया था ऑप्शन नंबर 4 पे। तो कन्फ्यूजन वहाँ पर थी, कन्फ्यूजन था कि आयरलैंड तो दिया ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। सारे बच्चे इसी को टिक कर देते हैं वहाँ पे, लेकिन होता क्या है, ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर गलत, क्योंकि उस समय उस ऑप्शन में एक ऑप्शन और भी दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था बच्चों, ये दिखाई दे रहा था। अब देखो ये क्यों वहाँ पर सही हो जाता, क्योंकि 1935 अधिनियम में आयरलैंड से लिया गया है। तो ये अगर ऑप्शन पे नहीं दिखाई दे तो बिल्कुल ये ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये मान्यता उसी समय 1935 अधिनियम से मिला था आयरलैंड से। तो इस चीज़ को अगर आयरलैंड आप लोगों को ना दिखाई दे, 1935 अधिनियम दिखाई दे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस मायने में यहाँ बच्चे सब गलतियाँ कर देते। यही बात हम आप लोगों, अगर आप लोगों को कहीं पे ये दिखाई दे तो आप लोग गलती मत करना, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर जहाँ पर हम पहुँचे थे। ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये सारी चीज़ें जो हमारे
36 से लेकर 51 के बीच क्या बात कही गई है वो चीज़। अब चलते हैं पॉइंट पर। सारी जो 36 से लेकर 51 के बीच कही गई वो सारी बातें आप लोगों समझ लीजिए क्या है 36 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद तक। तो दोस्तों चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखो सबसे पहले हम फटाफट बता देते हैं इस तरह से कि फिर उसके बाद बोर्ड पर लिखते हैं। इस तरह से आप लोगों को समझने और सुनने में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो है दोस्तों जो देखिए 36 जो बीच में जो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, सटीक पूछा जाता है, वही अनुच्छेद हम आप लोगों को बताएंगे, ना कि फालतू की चीज़ें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, बच्चे याद करते करते थक जाते हैं। लेकिन वही हम पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 36 तो दिया गया है लेकिन उसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे, इतना फैक्ट आप लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम 38 पे चलते हैं। 38 क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 38 ये कहता है राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे नागरिक जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। ये पहला कहता है अनुच्छेद 38 निर्देशक तत्व का। क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये 38 कहता है अनुच्छेद। आगे अनुच्छेद हमारा 39 का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी समझ लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 39 का क्या कहता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। कहीं कहीं सामान्य न्याय के लिए निःशुल्क विविध सहायता और कहीं कहीं ये भी मिलेगा सामान्य कार्य के लिए सामान्य होता है। यानी 36 से 51 के बीच क्या बात कही गई है, लेकिन इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ाएंगे। चलिए अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 हमारा क्या कहता है दोस्तों? 38 ऐसे हम बोर्ड पर भी लिखते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम 38 है। देखिए दोस्त गाइज यहाँ पर अनुच्छेद 38 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 38 ये कहता है राज्य के लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जा सकता है, नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का न्याय मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो क्या कहता है अनुच्छेद? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद क्या कहेगा दोस्तों? यहाँ पर अनुच्छेद कहता है राज्य लोक कल्याण, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिससे नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिल सके। क्या मिल सके? न्याय मिलेगा। ये पॉइंट है। अनुच्छेद चलते हैं अनुच्छेद 39 का में। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर 39 का कहता है कि सामान्य और निःशुल्क विविध सहायता, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। देखिए समान न्याय, देखिए समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता,
समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आप लोग को ऑप्शन में ये मिले तो ये भी सही है। कहीं कहीं पूरा लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। चलते हैं अनुच्छेद 40 पे। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। अब अनुच्छेद चलते हैं दोस्तों। सिर्फ अनुच्छेद याद रखिए कि अनुच्छेद क्या क्या कह रहे हैं। अनुच्छेद अब क्या कह रहा है कि एक जो प्रसूत महिला होती है, प्रसूत महिला आप लोग सभी जानते हैं कि एक प्रसूत महिला की प्रबंध की व्यवस्था करना उन दशाओं में, जिस समय वो प्रसूत महिला जो होती है उन दशाओं में उनकी देख रेख और उनका प्रबंध करना। क्या कहता है इन दशाओं के, उससे पहले एक और यहाँ पर 41 होगा, यहाँ पे सॉरी ये कहता है 41 वाला क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर 41 जो कहेगा कुछ दशाओं के काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं के काम के, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा पाने का अधिकार। अब अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 42 कहता है काम को न्याय संगति और मनोविच दशाओं तथा प्रसूत सहायता संबंध है। देखिए क्या कहता है, काम का न्याय संगत, काम का न्याय संगत और मनोविच, देखिए जो ये चीज़ लिखी गई है यानी काम उनके संगत जो मनोविच दशाएं होती हैं, जो महिला होती है, प्रसूत होती है, उन दशाओं में उन महिला की सहायता यानी प्रबंध, उनके प्रसूत की सहायता करना यानी उनके प्रबंध करना, ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर प्रसूति होगा यानी प्रसूति जो होती हैं महिलाएं, उनकी प्रबंध करना, सहायता प्रबंध करना। यहाँ पर ये अनिवार्य किया गया है। कौन से 42वें में। अब चलते हैं अगले में। अगला क्या है 43। ये 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। जो हमारे मजदूर होते हैं उनके निर्वाह के लिए उनकी मजदूरी देना, ये यहाँ पर 43 कहता है। जो कामकारों के लिए उनकी निर्वाह और मजदूरी देना, ये बात यहाँ 43 पर कही गई है। कर्मकारों के लिए यानी कर्मकारों के निर्वाह की मजदूरी आदि इसमें है। ये हमारा 42 कहता है कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी होती है वो देना यहाँ पर अनिवार्य है। 44 क्या कहता है दोस्तों? 44 हमारे नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता, ये 44 कहता है। अनुच्छेद हमारा 44 कहता है, अनुच्छेद हमारा 44 कहता है कि क्या कहता है कि दोस्तों नागरिकों के लिए
के लिए एक समान सिविल नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये चीज़ आपको समझ में है। 44 क्या कहता है, जो नागरिक होते हैं उनके लिए समान सिविल संहिता यहाँ पर लागू की जाती है। 45 क्या कहता है, 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क कर अनिवार्य, यानी जो बालकों के लिए होता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो होती है, यह यहाँ पर किस में कही गई है, 45 में, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। ये हमारा कहता है कि पैंतालीस क्या कहता है दोस्तों, जो 45 अनुच्छेद है वो क्या कहता है, यहाँ पे अनुच्छेद हमारा 45 कहता है कि, देखिए अनुच्छेद हमारा 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क ये यहाँ पर कहा गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इसमें कहा गया है कि ये शिक्षा यहाँ पर लागू है। अब आगे देखिए 46 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 हमारा क्या कहते हैं, 46 कहता है कि अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंध, यानी जो हमारे अनुसूचित जनजातियां होती हैं, जातियां होती हैं, दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं, उनसे संबंधित हितों की व्यवस्था करवाना। ये बात समझिए, हितों की व्यवस्था करना। अनुसूचित जनजाति जो होती है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल, जो हमारे दुर्बल व्यक्ति यानी गरीब लोग होते हैं, दुर्बल वर्ग के लिए क्या करना है, शिक्षा संबंधित, शिक्षा संबंधी हितों की व्यवस्था करना आदि, ये चीज़ यहाँ पर की गई है। अब आगे चलते हैं, आगे का अनुच्छेद हमारा क्या कहता है, आगे का अनुच्छेद हमारा कहता है 46 के बाद हम चलते हैं, एक अनुच्छेद हमारा यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 49 क्या यहाँ पर कहता है दोस्तों, 49 हमारा कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थानों की सुरक्षा का, जो हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्मारक हैं उन स्थानों की सुरक्षा करना। जो हमारी राष्ट्रीय स्मारक होती है, यानी जो हमारे देश की जो अच्छी चीज़ें, जो स्मारक बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती हैं, उनकी सुरक्षा करना और उनकी रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व, जो राष्ट्रीय महत्व है, यानी जो महत्व के स्मारक हैं, स्मारकों, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारे राज्य जो बनाती है, मंदिरें या फिर और भी कोई चीज़ उनसे बनी होती है, वो चीज़ आप लोगों को सुरक्षित रखना, स्थानों को यानी सुरक्षा में रखना, सुरक्षित करना है, सुरक्षा करना है। देखिए राष्ट्रीय महत्व के लिए स्मारकों और स्थानों सुरक्षा, स्थानों की सुरक्षा यहाँ पे लिख दिए, तब सेंटेंस थोड़ा की सुरक्षा। अब अनुच्छेद चलते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद हमारा कौन सा है, यहाँ पर अनुच्छेद हमारा है 50। अब देखिए अनुच्छेद हमारा 50 क्या कहता है, अनुच्छेद हमारा 50 क्या कहता है, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया 50 में कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण यानी अलगाव। कार्यपालिका से न्यायपालिका जो है उनके पृथकीकरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण यानी उनका अलगाव यहाँ पर। अब आखिरी पर चलते हैं, अनुच्छेद हमारा 51 क्या कहता है? अनुच्छेद हमारा 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें कहता है? 51 में। दोस्तों ये हमारी जो आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए हैं हमने, इसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद आप लोगों को करवा दिए हैं। ये रिप्लाई भी आप करते रहिएगा। आप लोग इस तरह से आप अगर बार बार रिपीटेड होते रहेंगे, आप लोग 1-2 बार पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा किसमें कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो ये था हमारा आज का नीति निर्देशक तत्व। अगर कहीं से भी आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।